हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को टारगेट करते हुए हम लोग अभी प्रेरणा, अधिगम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। इसके 30 क्वेश्चंस तो सिर्फ 30 हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि इस क्लास में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप में जानेंगे, समझ लेंगे कि अधिगम का स्थानांतरण आखिर होता क्या है, ताकि आगे जो क्वेश्चंस हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या। हम लोगों ने अधिगम जाना, अधिगम क्या होता है ना, इसको हम पढ़ चुके हैं। आज अधिगम का स्थानांतरण को भी क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब है सीखना, यानी कि लर्निंग। ठीक है, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, किसी भी चीज का ट्रांसफर, किसी भी चीज का स्थानांतरण। स्थानांतरण का अगर शुद्ध बात करें हिंदी में तो हम कहेंगे किसी चीज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देना ही स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, आपने एक किताब को एक जगह से उठाया, उसको दूसरी जगह ले जाकर के रख दिया, ये क्या हो गया, उस किताब का स्थानांतरण हो गया। एक जगह से उसको दूसरी जगह आपने ट्रांसफर कर दिया, ये होता है शुद्ध भाषा में स्थानांतरण। लेकिन यहां पे अधिगम का स्थानांतरण है, यहां पे लर्निंग का स्थानांतरण है, तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से कार्य करता है ना। मनुष्य अपने लाइफ में बहुत से काम करता है, दिन भर बहुत से काम करता है और बहुत सी बातें भी सीखता है। हर स्टेप पर व्यक्ति सीखता ही रहता है। कभी कभी जब वह कोई नया कार्य करता है अथवा नई बात सीखता है, जब भी व्यक्ति किसी नए काम को करना शुरुआत करता है, कोई नया स्टेप सीखता है, कोई नया कौशल सीखता है, तो उसे लगता है कि इस नवीन कार्य को करने या सोचने में कुछ पहले सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव काम आ रहा है। जब भी व्यक्ति कोई नया कार्य शुरू करता है, उसको सीखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने इससे रिलेटेड पहले कुछ सीखा हुआ है, जो मैंने पहले कुछ ज्ञान सीखा था वो अब इसमें काम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही डीपली आप समझ पाएंगे। देखिए, जैसे कि किसी एक विषय से प्राप्त ज्ञान या किसी एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान नवीन कार्य को करने या सोचने में काम आता है। जब हम किसी एक विषय से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मान लिया आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी, उसमें आपने जोड़ घटाना सीख लिया। अब आपके सामने फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, उसके भी सवाल आपके सामने आ जाते हैं। तो फॉर्मूला तो चेंज हो सकता है, लेकिन उनको जोड़ने का, घटाने का, भाग करने का, डिवाइड का, है ना, फ्रैक्शन का, ये तो आप वही काम आ रहा है ना जो आपने मैथ्स में ठीक सीखा था। ऐसा तो है नहीं कि केमिस्ट्री में जो सवाल आए उसके लिए आप जो है अलग से मैथ सीख रहे हैं, अलग से उनको लगाने की विधि सीख रहे हैं। नहीं, फॉर्मूला अलग हो सकता है और होता ही है फिजिक्स केमिस्ट्री का, लेकिन जो आपने तरीके सीखे कि कैसे एक डिजिट से दूसरे डिजिट को काटना है, कैसे डिवाइड करना है ना, वो सारा आपने मैथ्स से सीख लिया। तो वहां से अब आप जब फिजिक्स के सवाल लगा रहे थे तो आपको हेल्प मिल रही है मैथ्स से। अर्थात एक क्रिया या विषय का सीखना दूसरी क्रिया या विषय के सीखने में क्या करता है, सहायता करता है। बहुत से ऐसे दूसरे भी काम होते हैं जिनको हमने पहले सीख लिया और अब नए काम को करने में उनसे हमें हेल्प मिल रही है। स्थानांतरण का अगर सामान्य अर्थ की बात करें अधिगम को छोड़ करके, तो मैंने जो पहले ही बता दिया वही लिखा है कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रख देना। किसी भी, आप अपने फोन को एक जगह से उठा करके जब दूसरी जगह रख देते हैं तो ये उस फोन का स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया इधर से उधर। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे के हाथों में दे देते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे के हाथों में ट्रांसफर हो गया, आपने ट्रांसफर कर दिया।
चलिए, लेकिन यहाँ पे अधिगम का ट्रांसफर हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा करके जाएंगे, समझा करके जाएंगे। देखिए अधिगम के संदर्भ में, लेकिन अगर अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण की बात करें तो यहाँ पे स्थानांतरण का अर्थ होता है कि किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए, यानी कि किसी एक क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग होना। हमने किसी कोई दूसरी चीजें सीखी थी, है ना, और जैसे मान लिया इंग्लिश सीख ली, फिर दूसरी जगह पढ़ रहे हैं या दूसरे चीजें पढ़ रहे हैं तो उसमें भी उसका यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में फिर कह सकते हैं किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना। एक विषय से यूज, जो नॉलेज आपने गेन किया उसका दूसरे विषय में यूज करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे लिखा है अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक सिद्ध होता है। देखिए सहायक सिद्ध हो या घातक सिद्ध हो, लेकिन कहलाएगा वो स्थानांतरण ही। वो अलग बात है कि जब सहायक सिद्ध होगा तब उसका नाम दूसरा पड़ेगा, लेकिन जब घातक सिद्ध होगा तब वो कुछ और कहलाएगा, वो नाम संज्ञा अलग दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्थानांतरण की बात हो रही है तो उसको हम स्थानांतरण ही कहेंगे, चाहे वो सहायक सिद्ध हो या घातक सिद्ध हो। ठीक है, तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, बस लास्ट स्टेप। अधिगम के स्थानांतरण को देखिए, नाम देखिए, अधिगम के स्थानांतरण को अधिगम अंतरण, सीखने का अंतरण, प्रशिक्षण अंतरण अथवा प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कहा जाता है। अधिगम के स्थानांतरण को आप कितने नामों से जान सकते हैं? 4 नाम और हैं। कौन कौन से? अधिगम अंतरण है, सीखने का अंतरण है, प्रशिक्षण अंतरण है और प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आप अभी पढ़ रहे थे, क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक कंडीशन से सीखे गए ज्ञान को दूसरी कंडीशन में उसका यूज करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार है। अधिगम का स्थानांतरण धनात्मक होता है, क्षैतिज होता है, नकारात्मक होता है या फिर ये सारे ही होते हैं। प्यारे दोस्तों, अधिगम के स्थानांतरण के ये सारे ही प्रकार होते हैं। जब सहायक सिद्ध हो तो धनात्मक, जब एक ज्ञान हमने पहले सीख लिया, जब दूसरा सीख रहे हैं उसमें वो बाधा उत्पन्न करे तो वो नकारात्मक होता है। क्षैतिज अभी आपको आगे भी पढ़ाएंगे। तो ये सारे ही प्रकार हमारे अधिगम के स्थानांतरण के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन 3, आपका जो भी पेपर होगा बीएड से रिलेटेड या जहां भी टेट सीटेट में आप जाते हैं, जितने क्वेश्चंस मैं आज पढ़ाऊंगा घुमा फिरा करके यहीं से क्वेश्चन आएगा, कोई भी नया क्वेश्चन बनके नहीं आ सकता है। आगे देखिए, जब एक कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल में बाधक होता है तो उसे क्या कहते हैं? आपने एक कौशल का अधिगम लिया, आपने कोई एक स्किल सीख ली, फिर जब आप दूसरी स्किल सीखने जा रहे हैं तो उसमें वो पहले सीखा हुआ ज्ञान बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। मान लीजिए कंप्यूटर में आपने हिंदी टाइपिंग सीख रखी है, अब आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है तो आपके दिमाग में वो हिंदी टाइपिंग के वर्ड्स फीड हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी शुरुआत में, तो शुरुआत में वो बाधा उत्पन्न करेगा। या आपने इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छी आती है, हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं तो उसमें क्या होगा? आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपके दिमाग में इंग्लिश वर्ड्स फीड हैं। ये जब बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है ऋणात्मक स्थानांतरण। क्या नाम दिया जाता है? ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी कि नकारात्मक स्थानांतरण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अगर प्रमुख पूछ ले तो प्रमुख 2 ही हैं। कौन कौन से? एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। बाकी तो और भी हैं, वो अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन अगर प्रमुख पूछ ले, नाम प्रमुख आ जाए तो प्रमुख में सिर्फ 2 लगाना,
कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव जो सहायक सिद्ध हो और एक नेगेटिव जो बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी तो क्षैतिज, लंबवत और भी होते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है। देखिए बात वही आ गई है ना। अगर हमने जो ज्ञान हमने पहले सीख लिया, जो भी एक्सपीरियंस हमें पहले का है, अब नए प्रशिक्षण को सीखने में हमें उससे हेल्प मिल रही है, हमें बड़ी सहायता मिल रही है जो हमने पहले सीखा था, तो उससे क्या हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है, द्विपार्श्विक, सकारात्मक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सहायता मिल रही है प्यारे दोस्तों। जब सहायता मिलती है तो सकारात्मक होता है। सकारात्मक का दूसरा नाम होता है धनात्मक स्थानांतरण। क्या होता है? यहाँ पे धनात्मक भी लिखा हो सकता था। अगर धनात्मक लिखा होता तब भी हम इसी के साथ जाते, क्योंकि धनात्मक और सकारात्मक दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ सीखने में अगर सहायता मिले, सीखने में अगर सहायता मिले तो सकारात्मक स्थानांतरण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सीखने के पठार प्रदर्शित करते हैं। सीखने के पठार क्या प्रदर्शित करते हैं? सीखने में उन्नति, सीखने में स्थिरता, सीखने में बाधा या सीखने में अवनति। तो जो सीखने के पठार होते हैं वो सीखने में स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। क्या शो करते हैं? स्थिरता, स्टेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या कहता है कि सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सीखने के जो वक्र हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अधिगम स्थानांतरण के 2 तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? 2-3 इसके सिद्धांत हैं जो ज्यादा पूछता है। अधिगम स्थानांतरण के 2 तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्पीयरमैन, क्रो एंड क्रो, स्किनर, मैकडूगल। आपको बता दें कि यहाँ पे जो स्पीयरमैन है वह अधिगम स्थानांतरण के 2 तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? स्पीयरमैन। सीखने में होने वाली उन्नति, सीखने में होने वाली उन्नति, उन्नति हो रही हो या अवनति हो रही हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो या बैक जा रहे हो, को प्रदर्शित करता है। प्रश्न पत्र प्रदर्शित करता है कि आप सीख रहे हैं कि आप बैक जा रहे हैं। शिक्षा ये चीज प्रकट करती है। सांख्यिकी से हमें जानकारी मिलती है कि बालक सीख रहा है, उसमें उसकी उन्नति हो रही है कि पीछे जा रहा है, या फिर सीखने का वक्र। प्यारे दोस्तों, जो सीखने का वक्र होता है यही प्रदर्शित करता है कि सीखने में उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है। उन्नति का मतलब बच्चा आगे बढ़ रहा है या बच्चा बैक जा रहा है। कौन प्रकट करता है? सीखने का वक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कह रहा है कि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे कहते हैं। जब, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? नासमझ, सीखने का पठार, सीखने का वक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे सीखने का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? स्किनर, CHZ, स्पीयरमैन, कॉल्सनिक। तो यहां पे जो स्किनर हैं वो सही आंसर हो जाएगा। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्किनर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, या फिर कौशल स्थानांतरण एक रेखीय अभिक्रम है, एक शाखीय अभिक्रम है, या फिर तैयारी और अर्जन है। प्यारे दोस्तों, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, या फिर
ज्ञान की सीमा, तो यहाँ पे विद्यालय का असहयोग जो है वह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण ट्रांसफर दूसरे भाग में हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्व, क्षैतिज, द्विपार्श्विक। क्या कहलाता है वो? उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण उसका स्थानांतरण जो दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से जानते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव के बेस पे व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ठीक है, चलिए। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण है वो भाई सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या फिर ये सभी। तो प्यारे दोस्तों, सीखने के प्रोसेस में जो सीखने का ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो सकारात्मक भी हो सकती है। भाई हमें हेल्प मिल रही है तो सकारात्मक हो रही है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर हमें कोई हेल्प जो है कि अगर निगेटिव हेल्प मिल रही है ना, बाधा उत्पन्न हो रही है, नकारात्मक, कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो शून्य हो जाएगा। इसलिए यहां पे हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे क्योंकि ये सभी ऑप्शन यहां पे सही हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है वह अनुकरण है। किसी भी काम को सीखने के लिए पहले हम अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब नकल। हम सभी ने जीवन में नकल की है। हर एक चीज की नकल की जाती है तभी हम सीख पाते हैं। चलिए, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। एक एक क्वेश्चन को बहुत ढूंढ करके डाला जाता है ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे और आप अच्छे से सीख पाएं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान का अर्जन, ज्ञान की प्राप्ति, व्यवहार में परिवार्जन या फिर व्यक्तिक समायोजन। तो यहां पे जो व्यवहार में परिमार्जन है वह सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। उससे क्या होता है, जब बालक सीखने लगता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है जो कि व्यवहार में परिमार्जन कहलाता है। कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? कहां से अधिगम सकारात्मक होता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता के दौरान, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। देखिए यहां पे बात हो रही है कि कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। प्यारे दोस्तों, सकारात्मक तरीके से माता पिता की ओर से दबाव सकारात्मक नहीं जाएगा, भय भी सकारात्मक में नहीं जाएगा। सहपाठियों से कंटिन्यू अगर प्रतियोगिता में ही लगे रहोगे तो ये भी हमारा जो है सकारात्मक में नहीं जाएगा। एक अर्थपूर्ण जो संबंध होता है वह सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तर्क और चिंतन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? तो तर्क और चिंतन एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गणित के ज्ञान का भौतिक शास्त्र की, मैंने पहले इसका एग्जांपल दिया था। गणित के ज्ञान का, आपने गणित का ज्ञान ले लिया, उसका भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में आप फिजिक्स के सवाल लगा रहे हैं, उनमें सहायक हो रहे हैं। आपने जो मैथ्स सीखी अब फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है। ये किस प्रकार का स्थानांतरण कहलाएगा? क्षैतिज, लंबात्मक, धनात्मक या एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां पे अगर हेल्प मिल रही है तो उसे हम धनात्मक स्थानांतरण कहेंगे यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, क्योंकि आपने गणित सीखी और फिर फिजिक्स के सवाल लगाने में आपको मदद मिल रही है। यहां पे अगला क्वेश्चन कहता है कि मातृभाषा बंगला वाले विद्यार्थी, यानी बंगला के जो विद्यार्थी हैं उनकी मातृभाषा बंगला है,
ठीक है, और अब वो हिंदी के व्याकरण में गलती कर रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने बंगला सीख रखी है उससे हिंदी में उनको बाधा उत्पन्न हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है हिंदी लैंग्वेज सीखने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किस बात का उदाहरण है ये? ऋणात्मक स्थानांतरण का, द्विपक्षीय स्थानांतरण का, दोनों ही ऋणात्मक द्विपक्षीय दोनों हो जाएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले ही बताया है कि जब कहीं पे कोई भी स्थानांतरण बाधा उत्पन्न करता है तो बाधा में क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, नकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, जहां भी स्थानांतरण में बाधा उत्पन्न हो जाए तो वहां पे ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में BUT बट माने होता है लेकिन, किंतु, परंतु। बट का उच्चारण हम लोग बट पढ़ते हैं, वहीं पर PUT पुट का उच्चारण पुट करने में विद्यार्थी दिग्भ्रमित है। स्टूडेंट कहता है कि सर आपने हमको BUT बट पढ़ाया तो PUT पट होना चाहिए ना, लेकिन आप कह रहे हैं BUT बट और PUT पुट, तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है भाई कि BUT को जब बट पढ़ रहे हैं तो PUT को पट पढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पे PUT क्या है, पुट है और BUT बट है। तो यहां पे जो बच्चे ने बट पढ़ रखा था, अब PUT पुट को पढ़ने में उसको समस्या उत्पन्न हो रही है, वो बेचारा दिग्भ्रमित हो गया है, वो कंफ्यूज हो गया है कि ये कैसे है ना, यहां बट और यहां पुट, ये कैसे। तो यहां पे किस बात का उदाहरण है, ये सकारात्मक है, नकारात्मक है, क्षैतिज है या सारे ही हैं। तो प्यारे दोस्तों यहां पे आप खुद समझ गए, यहां पे बाधा उत्पन्न करने लग गया ये, तो है ना, यहां बट था, यहां बच्चा पुट को पुट नहीं कह रहा है, वो पुट को पट कह रहा है, समस्या उत्पन्न हो गई। तो क्या है, यहां पे नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, जिसको हम ऋणात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए हैं, तो आई होप कि आपको क्लास में ठीक ठाक लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान एवं कौशल का उसी कक्षा पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए, उसी कक्षा की बात हो रही है, कक्षा 10 की ही बात हो रही है। ठीक है, उसी कक्षा के विज्ञान की संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में सहायक क्या कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कक्षा 10 में गणित को सीख लिया और फिर इंटर 11-12 ग्रेजुएशन लेवल में भी उसी का यूज कर रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, यह क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 में सीखी हुई गणित, कहाँ सीखी थी, कक्षा 10 में सीखी थी, उसी कक्षा के विज्ञान, और कक्षा 10 की ही विज्ञान के सवाल को सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है। एक ही जगह की बात हो रही है, सिर्फ कक्षा 10 की एक ही क्लास की बात हो रही है। तो ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ऐसे स्थानांतरण को हम क्षैतिज स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज। जब एक ही क्लास में कोई हम सीखते हैं कुछ और फिर उसी क्लास में वो केवल हेल्पफुल रहे, सिर्फ उसी क्लास में हेल्पफुल रहे, दूसरे में नहीं, आगे की क्लासेज में नहीं, उसी क्लास में जो हेल्पफुल रहता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। इसका मैंने एक्सप्लेन भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, क्षैतिज स्थानांतरण का, ये देखिए, इसको देखिए समझा देता हूं। जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल में सहायक होता है तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। जब कोई एक ही क्लास में आप कुछ सीखते हैं और फिर उसी क्लास के दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलती है पहले सीखे हुए से, तो इसको क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षैतिज स्थानांतरण। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, कक्षा 8 तक के व्याकरण के ज्ञान को कक्षा 9-10 में यदि उपयोग में लाया जाता है तो ये क्या कहलाएगा। आपने कक्षा 8 में व्याकरण सीख ली, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कक्षा 8 में सीखा था, अब वही आपको भाई कक्षा 8 में आपने सीख लिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपने सीख लिया कक्षा 8 में, आपको टीचर ने
सिखा दिया। अब आप उसी के बेस पे कक्षा 9 में भी सेंटेंस बना रहे हैं, उसी के बेस पे क्लास 10th में भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, कक्षा 8 में आपने सीखा, 9-10 में भी आपको हेल्प मिल रही है उन्हीं सूत्रों से। तो ये क्या कहलाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक, लंबात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लंबात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लंबात्मक स्थानांतरण की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है आपको समझने के लिए। जब व्यक्ति एक अवधि में यानी कि एक समय में सीखे हुए ज्ञान या अनुभव का प्रयोग आगे की अवधि में करता है तो यह लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जब आप एक समय में सीखे हुए ज्ञान या अनुभव का प्रयोग आने वाले समय में भी करते हैं तो इसे लंबात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है नीचे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए पहले इसका एक्सप्लेन समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है तो इसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पक्षीय, यानी कि जब शरीर का कोई एक पार्ट द्वारा सीखी हुई कोई स्किल उसी अंग के द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायता मिल रही है। मान लिया आपका एक हाथ है, मतलब एक हाथ है, हाथ दोनों है, एक हाथ से आपने लिखना सीख रखा है और फिर उसी हाथ से आप सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख लें तो ये क्या हो गया? ये एक पक्षीय स्थानांतरण हो गया। आप उसी से लिख भी लेते हैं, उसी हाथ से आप आर्ट कला बना रहे हैं, बढ़िया है ना, और उसी हाथ से आप सिलाई कढ़ाई बुनाई भी कर लेते हैं, तो ये एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाएगा। अब बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल उसी अंग द्वारा दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है तो उसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने का कौशल का बाएं हाथ से कपड़ा सिलने में सहायक होना, यानी कि आप बाएं हाथ से लिखने का कौशल है आपके अंदर, आप बाएं हाथ से लिखते हैं और फिर बाएं हाथ से कपड़ा भी सिल लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका भी एक्सप्लेन है नीचे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बालक कभी तो शौकिया का मतलब शौक के बेस पे, यानी उसको शौक है कोई काम करने का, ठीक है, या फिर अचेतन रूप से बिना ध्यान दिए दाएं के बजाय बाएं से और बाएं के बजाय दाएं से काम करने लगे तो इसे क्या कहेंगे? मान लिया कोई बच्चा है वो दाएं हाथ से भी लिख लेता है, बाएं हाथ से भी लिख लेता है। कभी तो उसको शौक है कि अरे मैंने दाएं से लिखना सीख रखा है, मैं बाएं से भी लिखना सीखूंगा, है ना, तो वो दाएं से भी लिखता है बाएं से भी लिखता है, जिससे मन करता है उससे लिखता है वो। और फिर कभी कभी अनजाने में भूल जाता है, कभी बाएं हाथ से लिख रहा है, फिर बाद में याद आ अरे मैं तो बाएं से लिख रहा हूं, फिर वो दाएं से लिखता है। यानी कि वो किसी भी हाथ से लिखे उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, राइटिंग में कोई फर्क नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपक्षीय, लंबात्मक, ये दोनों ही कहलाएगा या फिर केवल स्थानांतरण कहलाएगा? प्यारे दोस्तों, इसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्विपक्षीय स्थानांतरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसका थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इसको यहां पे लिखा हुआ है, जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है। सीधा सा उदाहरण लिखने का ही ले लो, एक हाथ से आप लिख लेते हैं, फिर दूसरे से लिखने में हेल्प मिल रही है, तो इसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ बालक दोनों हाथों से एक समान लिखते हैं या काम करते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं दोनों हाथों से एक जैसा सेम लिखते हैं, राइटिंग बढ़िया बनाते हैं, कोई फर्क नहीं है, तो कभी तो उनको शौक होता है और कभी अनजाने में ही किसी भी हाथ से लिखना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इसको द्विपक्षीय स्थानांतरण कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन है नीचे। सीखने में पलायन आधारित है किस बात पर? सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित
पुनर्बलन पर या फिर पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन आधारित किस बात पे है? नकारात्मक पुनर्बलन पर। कैसे? समझिए। यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आते हैं। अगर बालकों को विद्यालय में खूब मुर्गा मुर्गी बनाया जाता है, ऊपर से 4-4 ईंटें रख दी जाती हैं, 6-6 डंडे मारे जाते हैं, खूब बढ़िया कठोर दंड दिया जाता है, तो इससे या तो बालक कभी कभी विद्यालय आता है झांकने या फिर वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। इससे सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकंड लास्ट। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत। प्यारे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। और ये जो पीडीएफ है वो केवल पेड स्टूडेंट्स को ही सेंड की जाती है, इसके लिए इसीलिए ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर नहीं आती। ठीक है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं तक ये पीडीएफ पहुंचती है। अगर आप भी लेना चाहें तो नंबर नोट कर लीजिए, 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं कि सर बीएड फर्स्ट ईयर की जो पीडीएफ है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका वो कैसे मिलेगी। ठीक है, इस नंबर के बेस पे ये पीडीएफ सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को ही मिलती है। तो अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? ये CH जड़ ने दिया था। किसने दिया था? CH जड़ ने। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही? कमेंट और लाइक किए बिना आज नहीं जाएंगे आप। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।